सब्सक्राइब टू नॉलेज गेट बाइट्स चैनल, जहां हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टॉपिक्स स्मॉल वीडियोस में। अब बात करते हैं सर्च स्ट्रेटेजी की। तो गेम प्लेइंग जैसे एआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सर्च स्ट्रेटेजी भी एआई में बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉट इवन एआई, मैं तो बोलूंगा पूरे कंप्यूटर साइंस में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज ग्राफ के अंदर पहली बात तो किसी भी प्रॉब्लम को ग्राफ प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना, ग्राफ रिलेटेड कंसेप्ट में कन्वर्ट करना रिलेटिवली आसान है। और इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि पहले आप कन्वर्ट कर लो, फिर ग्राफ में उसको सॉल्व करो, है ना। तो ये सर्च स्ट्रेटेजीज के अंदर क्या क्या चीजें हैं, और हम दो तरह के सर्च करेंगे, इन्फॉर्म्ड और अनइन्फॉर्म्ड सर्च। तो पहले कुछ बेसिक पॉइंट हम समझ लेते हैं। लुक एट दिस नाउ। Search strategies refer to systematic methods and approach used to explore and find relevant information and solution within a given search space और data set। तो कुछ methods, कुछ techniques, approach हम पढ़ते हैं जहाँ पे किसी ग्राफ के अंदर based on certain information या based on some random ideas हम सर्च करते हैं। एंड कुछ पैरामीटर भी होंगे ऑब्वियसली, ये देखने के लिए कि आपका जो सर्च अप्रोच है, जो सर्च आइडिया है, वो कितना अच्छा है। तो अगर दो तीन पैरामीटर देखें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कॉल्ड कंप्लीटनेस, कि हमारा जो सर्च एल्गोरिथम है वो कंप्लीट है कि नहीं। व्हाट डज दैट मीन? कि देखो, कुछ सर्च अप्रोच ऐसे हो सकते हैं कि इवन दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है और आपने सर्च टेक्निक लगाई, फिर भी वो उसको आइडेंटिफाई ना कर पाई, ये एक प्रॉब्लम है। तो कंप्लीटनेस क्या बताता है? देखो, इट डिटरमाइन इफ सर्च टेक्निक गारंटीज ऑफ फाइंडिंग अ सॉल्यूशन इफ वन एग्जिस्ट विद इन द सर्च स्पेस। तो जो हमारा सर्च स्पेस है, अगर उसमें सॉल्यूशन है तो टेक्निक ऐसा होना चाहिए कि गारंटी करे सर अगर है तो हम पक्के से आइडेंटिफाई कर देंगे। दैट इज वन आइडिया। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो मैं क्या बोलूँ, हर एल्गोरिथम पे एप्लीकेबल है कि जो भी आप टेक्निक यूज कर रहे हो, जो भी आइडिया यूज कर रहे हो, जो सॉल्यूशन जनरेट कर रहे हो, अल्टीमेटली वो करने में कितना टाइम और स्पेस हमारा खर्चा हो रहा है। एंड लास्ट वन इज द ऑप्टिमैलिटी। सो ऑप्टिमैलिटी इज अगेन, कंप्यूटर साइंस में बोलते हैं दो ही तरह के प्रॉब्लम है, या तो डिसीजन प्रॉब्लम है वेर यू आंसर यस और नो, या तो ऑप्टिमैलिटी प्रॉब्लम है कि बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे ग्राफ में सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, बट हमारा क्या काम है? हमारा काम है ऑप्टिमल सॉल्यूशन जनरेट करना। तो ये बताना क्या एल्गोरिथम कैपेबल है कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट होगा वही हमेशा रिजल्ट में आए। सो डिटरमाइन वेदर द सर्च टेक्निक कैन फाइंड द बेस्ट ऑफ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन अमंग ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस। तो ये कुछ पैरामीटर्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं। अब यहां पर ध्यान से देखिए, दो तरह के हमारे पास अप्रोचेस हैं, वो जो अपने आप में 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इनके अंदर फर्दर टाइप्स हैं, बट वो बाद की बात है। एक हमारा हो जाता है अनइन्फॉर्म सर्च और दूसरा हमारा है इन्फॉर्म सर्च। दोनों के अंदर दो दो तीन तीन फर्दर एल्गोरिथम है जो हमें डिस्कस करने हैं। तो पहले मैं बात करता हूँ अनइन्फॉर्म सर्च। अनइन्फॉर्म सर्च कह लो या ब्रूट फोर्स सर्च, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपने देखा होगा। ब्लाइंड सर्च या एग्जॉस्टिव सर्च। सो आई विल गो वन बाय वन। सो uninformed search strategy explore the search space without any specific information or heuristic about the problem। तो जब हमें कोई भी क्लू, कोई भी जानकारी ना हो, एक रैंडम स्पेस में जाके आपको सर्च करना है, इसे बोलते हैं अनइन्फॉर्म्ड सर्च। जैसे मान लीजिए, अगर मैं एक सिंपल एरे का एग्जांपल लूं, मैं बोलता हूं कि देयर इज एन एलिमेंट एक्स, आइडेंटिफाई करके बताओ कहाँ है। तो आपके पास कोई अप्रोच है, कोई आइडिया? मैं बोल रहा हूँ कि एरे सॉर्टेड है, कोई ऐसी टेक्निक, कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है? कुछ नहीं है सर। तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर तो वही अप्रोच है कि एक तरफ से सर्च करना स्टार्ट करो और जब तक एक्स नहीं मिल जाता तब तक सर्च करते जाना। काइंड ऑफ रैंडम मेथड है। तो वही बात कर रहे हैं, जब हमारे पास कोई क्लू, कोई इंफॉर्मेशन ना हो, देन वी कॉल्ड इट एज अनइन्फॉर्म्ड सर्च। हियर वी प्रोसीड इन अ सिस्टमैटिक वे बाय एक्सप्लोरिंग द नोड विद सम प्रीडिटरमाइंड ऑर्डर और सिंपली बाय सेलेक्टिंग नोड्स एट रैंडम। तो दो अप्रोच है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आइदर यू कैन डू अ सीक्वेंशियल सर्च, तो एक ऑर्डर आपने सेट कर लिया और आप सर्च करते जा रहे हैं, या आप रैंडमली भी सर्च कर सकते हैं। आई विल गो टू 1, आई विल गो टू 23, और तब तक मैं सर्च करता जाऊंगा जब तक मेरे को जो भी एलिमेंट या जो भी इंफॉर्मेशन मैं सर्च कर रहा हूं मेरे को नहीं मिलता। यस, ये एक आइडिया है। एडवांटेज क्या होगा? क्योंकि कोई ह्यूरिस्टिक नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इट इज लाइक वेरी सिंपल, इजी टू डिजाइन, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू इंप्लीमेंट। समझना, समझाना, इंप्लीमेंट करना सब बहुत आसान है। अगर डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो इनएफिशिएंसी, बिकॉज मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन हो कि ये एरे सॉर्टेड है, देन कैन आई यूज बाइनरी सर्च? अब वो इन्फॉर्म सर्च है, तो मैं सीधे जाऊंगा, मिडिल एलिमेंट देखूंगा, अगर वैल्यू छोटा है तो ऑब्वियसली फर्स्ट हाफ में होगा, बड़ा है तो लास्ट हाफ में होगा, तो मेरा कम टाइम लगेगा। यहाँ पे मेरा टाइम ज्यादा लगेगा, तो इनएफिशिएंसी तो जरूर होगी क्योंकि मेरा पूरा स्पेस एग्जॉस्टिवली सर्च करना है। एग्जाम्पल अभी आगे हम डिस्कस करेंगे।
BFS, DFS, इवन यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, ये सब आ जाते हैं किसके अंदर, अनइन्फॉर्म के अंदर। दूसरा जो हमारा हीरो टाइप है, जो AI का हीरो टाइप है, दैट इज इन्फॉर्म सर्च या ह्यूरिस्टिक सर्च। नाउ व्हाट इज दिस? जब आपके पास कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो, जरूरी नहीं है, आगे हम सीखेंगे कि वो इंफॉर्मेशन एकदम एग्जैक्ट हो, एकदम करेक्ट हो, वो भी एस्टिमेटेड हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस को सर्च करना है, तो एक तरीका तो ये है कि पूरे शहर के हर एक घर को सर्च किया जाए, नाउ दैट इज कॉल्ड अनइन्फॉर्म सर्च। लेकिन पुलिस के पास किसी खबरी से, कहीं से इंफॉर्मेशन है, कोई क्लू है कि यार इन 2-4 घरों में कहीं ना कहीं चोर छुपे हुए हैं, समथिंग लाइक दिस, नाउ दैट इज इन्फॉर्म सर्च। बात समझ आ रही है? जैसे किसी से टिप मिली है, तो वो वाला एडवांटेज है यहाँ पे। सो इन्फॉर्म सर्च यूटिलाइज डोमेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और ह्यूरिस्टिक टू गाइड द सर्च टूवर्ड्स मोर प्रोमिसिंग पाथ। तो हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन हो सकती है जिससे किसी स्पेसिफिक पाथ पे जाने का हमें एडवांटेज मिले। हियर वी हैव द नॉलेज such as how far from the goal or path course or to reach the goal। मतलब वो तो खैर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट आइडियाज हैं, आगे जाके आप देखोगे, बट कुछ तरह का हमारे पास क्लू रहता है कि यहाँ से लगभग कितना डिस्टेंस होगा, समथिंग लाइक दिस। तो ये हमारा इन्फॉर्म सर्च है। एफिशिएंसी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली रिलेटिवली इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। जैसे बाइनरी सर्च में हमारे पास एक क्लू है कि अगर वैल्यू छोटा है तो पक्का आगे ही लेफ्ट में मिलेगा, अगर वैल्यू बड़ा है तो राइट में मिलेगा, है ना। तो अब आपका जो सर्च स्पेस है वो छोटा हो जाता है। आपको पूरा का पूरा जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी सर्च स्पेस है, उसको एग्जॉस्टिवली पूरा का पूरा चेक करने की जरूरत नहीं। हमें पता है कि मिलना है तो इधर ही कहीं मिलेगा, बिकॉज वी हैव सर्टेन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ऑब्वियसली टाइम की टर्म्स में, स्पेस की टर्म्स में एडवांटेज होगा। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? अगर आपकी टिप गलत निकली, अगर जो आपकी ह्यूरिस्टिक उसमें एक्यूरेसी है तो ठीक है, बट अगर एक्यूरेसी नहीं है तब ये उल्टा पेनल्टी भी बन सकता है आपके ऊपर। सो द इफेक्टिवनेस ऑफ इन्फॉर्म सर्च स्ट्रेटेजीज हेविली रिलाइज ऑन क्वालिटी एंड एक्यूरेसी। जो भी आपका ह्यूरिस्टिक है उसकी क्या क्वालिटी, क्या एक्यूरेसी, उस पर बहुत हेविली डिपेंड करता है। एंड इनएक्यूरेट और मिसलीडिंग ह्यूरिस्टिक कैन लीड टू सब ऑप्टिमल और इनकरेक्ट सॉल्यूशन। तो अगर आपने सही इंफॉर्मेशन एल्गोरिथम को फीड नहीं की तो सॉल्यूशन गलत भी हो सकता है और इनएफिशिएंट भी हो सकता है। यस तो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, हिल क्लाइंबिंग मेथड है, बेस्ट फर्स्ट सर्च आगे हम डिस्कस करेंगे, ए स्टार डिस्कस करेंगे, इवन एओ स्टार डिस्कस करेंगे। ऑल ऑफ देम कम्स अंडर द अम्ब्रेला और कैटेगरी ऑफ इन्फॉर्म सर्च। इससे भी मेरा मन नहीं भरा तो एक दोबारा से डिफरेंस टेबल बना दिया, बिकॉज इनडायरेक्टली डायरेक्टली तो आना ही है, और डायरेक्टली अगर आ गया 5 नंबर में या 10 नंबर में डिफरेंशिएट करने के लिए, विच कुड बी अ वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम, तो इसमें ऑब्वियसली आप टेबल बना के हेडिंग बाय हेडिंग लिखोगे, एग्जामिनर को पढ़ना आसान है। बात सिर्फ लिखने की नहीं है कि आप क्या लिख के आए, बात उसके रिप्रेजेंटेशन की भी है कि आपने एग्जाम में उस तरह से रिप्रेजेंट किया कि एग्जामिनर को हाँ मोटा मोटा आइडिया होगा कि ठीक है ना। जैसे मैं एजेंट वाले में बात कर रहा था कि भाई डायग्राम बना दो तो उसको समझ आएगा। तो अगर टेबल बना के डिफ्रेंशिएट करोगे तो ऑब्वियसली हमेशा एक नंबर ज़्यादा मिलेगा। ओके नाउ अब सीधे बात करते हैं BFS की, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। वैसे ये कोई ऐसा नया एल्गोरिथम, कोई ऐसी नई कहानी नहीं है जो इससे पहले आपने शायद कभी ना पढ़ा हो, डेटा स्ट्रक्चर में हम इसको पढ़ते हैं। लेकिन BFS और DFS दो ऐसे फंडामेंटल अप्रोच, फंडामेंटल आइडिया हैं जिनके ऊपर ही बाकी सारे एल्गोरिथम बनते हैं, चाहे वो ए स्टार है या एल्गोरिथम में जाओगे स्पैनिंग ट्रीज हैं या सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ है, कहीं ना कहीं जो उनकी आत्मा है वो या तो BFS या इवन नेटवर्क्स में आप जाओगे वो भी फर्दर BFS DFS पे डिपेंडेंट होते हैं। तो दे आर अनइन्फॉर्म सर्च। तो इसके ऊपर एक डिस्कशन करना, इसकी अंडरस्टैंडिंग रखना बनता है, और इसको भी एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस होते हैं। सो आई गो वन बाय वन। ब्रेथ फर्स्ट सर्च है ना, क्या मतलब है ब्रेथ फर्स्ट सर्च का? इट इज एन अनइन्फॉर्म सर्च स्ट्रेटेजी। पहली बात, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अपने हिसाब से हम सर्च करेंगे, exploring all neighboring node at a current level before moving to the next level starting from the root। तो इसका काम करने का तरीका है कि जैसे आप देख सकते हैं इट्स काइंड ऑफ अ ट्री की तरह दिख रहा है ग्राफ, तो लेफ्ट टू राइट टॉप टू डाउन दिख रहा है, बट सपोज दिस इज द रूट नोड, तो हम कहेंगे रूट नोड से जब तक सिंगल डिस्टेंस के जितने भी नोड हैं, जब तक वो मैं सारे कवर नहीं कर लूंगा तब तक मैं उसके अगले लेवल पे नहीं जाऊंगा। जब मान लीजिए सपोज आई ट्रीट दम सिंगल यूनिट 1 1 1 1 1, तो ये 1 यूनिट हुआ, ये 2 यूनिट हुआ, ये 3 यूनिट हुआ। जब 2 यूनिट्स वाले सारे कवर हो जाएंगे उसके बाद मैं 3rd यूनिट पे जाऊंगा, और यही पैटर्न हमारा आगे बढ़ने वाला है ना। ये जो अप्रोच, ये जो हमारा आइडिया है, ये कहता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ऑब्वियसली क्योंकि मैं सीक्वेंस में चलता हूँ वन आफ्टर अनदर, तो जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर मेरा है विच इज लाइक फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट,
वो यहाँ पर एकदम सूटेबल होता है और परफेक्ट तरह से काम करता है। अब इसमें के बारे में थ्योरी खोलने का फायदा नहीं कि एग्जाम्पल देके पूरी बात समझाता हूँ एंड देन वी कैन सी द एल्गोरिथम पार्ट ऑफ इट। सो देयर यू सी, एक ग्राफ हमारे पास है ना, और मान लीजिए हमें ट्रैवर्स करना स्टार्ट करना, इसलिए ट्रैवर्सल ऑफ अ ग्राफ, और हमने स्टार्ट किया ए से और ये क्यू में हमने ए को इंसर्ट कर दिया। नाउ स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, मान लेते कि ए क्योंकि पहला नोड था वो प्रोसेस हुआ और वो हमारा क्यू से बाहर हो गया, बट जब ए क्यू से बाहर होगा उसके जितने भी नेबरिंग नोड है विच इज लाइक एट डिस्टेंस 1 फ्रॉम ए, उन सबको हम क्यू के अंदर इंसर्ट करेंगे। अब यहां पर इसने किस ऑर्डर में इंसर्ट किया, डी ई बी, आपका मन है किसको पहले किसको बाद में इंसर्ट कर रहे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो हो सकता है आपका ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल कुछ और हो, मेरा कुछ और हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो मान लीजिए इसने क्या किया, इसने डीईबी इंसर्ट किया, ठीक है सर ऐसा कर लेते हैं। अब क्यू में तो मैं लेफ्ट टू राइट चलता हूं, आप जानते हो किसी को तो पॉप कर नहीं सकता, किसी को भी डी क्यू तो कर नहीं सकता। फ्रंट नोड पे अगला नंबर किसका आएगा, डी का, डी बाहर जाएगा। अब बताइए डी बाहर गया तो डी का क्या कोई नेबरिंग नोड है तो ई, ए तो ऑलरेडी आउट है, ई है बट ई भी तो ऑलरेडी क्यू के अंदर है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो डी एज इट इज एलिमिनेट हो गया। फिर आगे बढ़िए, अब डी बाहर गया, अगला नंबर किसका आएगा, अगला नंबर ई का आएगा। क्या ई के कुछ नेबरिंग नोड्स हैं, हाँ ई के जरूर दो नेबरिंग नोड्स हैं, सी है और एफ है। अगेन मैं बोल रहा हूं, मैं कोई भी ऑर्डर यहाँ फॉलो करूं, ऑर्डर डजेंट मैटर, आप चाहे पहले सी को रख लो पहले एफ को रख लो। तो यहाँ पर देखें ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसने पहले सी को रखा फिर एफ को रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी कौन कौन बाहर जा चुका था, ए जा चुका था, डी जा चुका था, आई थिंक ई जा चुका था। अगला नंबर बी का है, आप बी को एलिमिनेट करोगे, ये तो ऑलरेडी प्रोसेस्ड है। अभी बी का एक नेबरिंग नोड है सी, बट क्या करें सी तो ऑलरेडी क्यू के अंदर है, इससे भी कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो अगला नंबर आएगा सी का, अभी सी को बाहर करेंगे तो आई थिंक ये एक ही नोड पेंडिंग है जी, जो अभी तक नहीं आया था, तो ये सी जी को भी इंसर्ट करा देगा और अभी सब क्यू के अंदर आ चुके हैं। सो फाइनली एफ प्रोसेस होगा एंड देन जी प्रोसेस होगा। तो किस ऑर्डर में हमने प्रोसेस किया, किस ऑर्डर में ट्रेवर्स किया, कुछ इस तरह का ग्राफ बाद में आपको नजर आया। लेट मी से दिस इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, देन इसकी वजह से दिस इज लाइक 4 एंड 5, बी से हम कुछ कर नहीं पाए एंड दिस इज लाइक नंबर 6। तो लाइक दिस वी हैव ट्रेवर्स, इसको आप बोल सकते हो दिस इज लाइक योर बीएफएस स्पैनिंग ट्री। ट्री क्यों, क्योंकि ये कनेक्टेड है, इसमें कोई साइकिल नहीं है और ग्राफ के जितने वर्टेक्स है सबका सब ये कवर कर रहा है। तो जो अभी हमने पैटर्न फॉलो किया उसी को शॉर्ट में वन ऑफ द सिंपलेस्ट एल्गोरिथम, जिसमें वो टेक्निकलिटी बिल्कुल नहीं है, वो लिखने की कोशिश की है। तो स्टार्ट करोगे आप रूट नोड से, जो भी है उसको एनक्यू करना है क्यू के अंदर, फिर जब तक क्यू खाली नहीं होती क्या करते जाना है, डी क्यू करना फ्रंट एलिमेंट को, जो भी नोड बाहर जाएगा एनक्यू करो उसके नेबरिंग नोड्स, लेकिन वो जो विजिटेड ना हो या जो ऑलरेडी क्यू के अंदर ना हो, देन उनको विजिटेड मार्क करो और ये प्रोसेस फॉलो करते जाओ। हमने किया, दिस इज ब्रेथ फर्स्ट फॉर यू। कंक्लूड करता हूं जल्दी से। एडवांटेज, क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ गारंटी करता है, जी हाँ, बिकॉज ये तो लेवल बाय लेवल चल रहा है, ऐसा तो नहीं आगे जाके वापस घूम के आएगा। तो ये गारंटी करता है अनवेटेड ग्राफ अगर है ना। अनवेटेड क्यों, क्योंकि हम हर जो नोड था ना, हर जो उसको सिंगल डिस्टेंस मान के चल रहे थे। अब आप बोलोगे अगर ये डिस्टेंस 8 और ये 10 और ये 20 है तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो अगर हर एज की कॉस्ट 1 है, काइंड ऑफ अनवेटेड है, तो ये गारंटी करता है जो भी क्या बोल रहा, क्लोजर नोड्स आर डिस्कवर्ड बिफोर मूविंग टू द फर्दर वन। अब ये खैर एडवांटेज भी हो सकता है, डिसएडवांटेज भी हो सकता है, डिपेंड कि हमारा सॉल्यूशन कहाँ पे है। इनएफिशिएंट होगा इन टर्म्स ऑफ स्पेस में और टाइम में, क्योंकि थोड़ा स्लो है, अगर डिस्टेंस दूर होगा सॉल्यूशन दूर होगा टाइम लगेगा। और कुछ केस में जैसा मैंने बोला वेटेड ग्राफ के केस में एडवाइजेबल नहीं है। हाँ, 2-3 पॉइंट और कर देते। कंप्लीटनेस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसलिए हर सर्च एल्गोरिथम के बाद में स्लाइड में लगा के चलूंगा। हाँ ये कंप्लीट है, अगर फाइनाइट ग्राफ है और सॉल्यूशन वहां पर है तो ढूंढ के लाके देगा। एज फार एज ऑप्टिमैलिटी, ये ऑप्टिमल है बट विद अ कंडीशन कि ग्राफ हमारा वेटेड ना हो, अनवेटेड हो और अनडायरेक्टेड ग्राफ बेसिकली हो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दोनों स्पेस और टाइम को हम यहाँ बोलते हैं ऑर्डर ऑफ बी रेज टू पावर डी। तो ये थोड़ा एआई वाली टर्मिनोलॉजी यहाँ पर चलती है, वेयर बी इज द ब्रांचिंग फैक्टर, कि माने एक नोड के कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं लाइक दिस, एंड डी इज ऑब्वियसली द डेप्थ, है ना, कितने डेप्थ पे हमें सॉल्यूशन मिल रहा है। तो बेसिकली अगर ग्राफ काफी कॉम्प्लेक्स है तो काफी एक्सपोनेंशियल तरह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ सकती है। खैर इतना डिटेल में तो नहीं लिखोगे, हेडिंग याद करके अगर 2-2 पॉइंट भी लिख के आओगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बाकी अप्रोच समझ आनी चाहिए। नाउ बीएफएस का दूसरा भाई जिसका नाम आ जाता है डेप्थ फर्स्ट सर्च, है ना।
तो काम ये भी शानदार है और डिफरेंट अप्रोच से काम करता है। आइडिया क्या है, पहले एक लाइन पढ़ लेते हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्च इज ऑल्सो एन अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटेजी दैट एक्सप्लोर एज फार पॉसिबल अलॉन्ग द ईच ब्रांच बिफोर बैक ट्रैकिंग। तो सबसे सिंपल बात यही है। अब ये जैसा आप देख रहे हैं एनिमेशन जिधर जा रहा है मैं उधर से करके दिखा देता हूँ, वरना गेम क्या है, कोई भी एक रास्ता पकड़ो, जरूरी नहीं है यही पकड़ो। फिलहाल क्योंकि नंबर इसमें चल रहे मैं इसके साथ आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़ते जाना, इसको डिस्टेंस से कुछ लेना देना नहीं, कौन मेरे पास है कौन मेरे दूर है। एक रास्ता पकड़ा, उसको इन्वेस्टिगेट करते जाएगा, तब तक बैक ट्रैक नहीं करेगा जब तक आगे जाने का रास्ता मिल रहा है। अभी यहाँ जाने का रास्ता नहीं मिला तो बैक ट्रैक करेगा कब तक, जब तक कोई और रास्ते अवेलेबल ना हो। 1 पे जाके समझ आए एक ब्रांच और है, तो मान लीजिए इधर चला जाता हूँ, फिर यहाँ से बैक ट्रैक करना पड़ेगा, इधर चला जाता हूँ, फिर बैक ट्रैक इधर चला जाता हूँ, और फिर आके पता लगेगा कोई फर्दर एक्सप्लोरेशन पॉसिबल नहीं है, तो यहीं पे एंड हो जाएगा। तो रूल याद रखिएगा, रैंडमली स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट नोड किसी भी रास्ते पे आगे जाओ, तब तक वापस नहीं आना जब तक आगे जाना पॉसिबल ही ना हो, तब तक बैक ट्रैक नहीं करना। ये अप्रोच है हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च का, है ना। तो बहुत सिंपल अप्रोच है। अगेन यहाँ पर क्योंकि काइंड ऑफ रिकर्सिव कॉल है, 2 चीज याद रखना। जब हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च की बात करते हैं ना, वहाँ क्यू यूज होता है और पॉसिबली आमतौर पर कंफर्टेबल इटरेशन लूप लगा के हम चलाते हैं। यहाँ पर रिकर्शन यूज होता है, स्टैक लगा के चलाते हैं। कैसे? क्योंकि एक के बाद एक वो फर्दर कॉल करते जाता है। तो यहाँ देखो स्टार्ट किया ऐसे, अभी रैंडमली आगे बढ़ रहा है। तो सपोज यहाँ पे इसने बोला कि मैं बी पे जाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले ए आया स्टैक के अंदर, ए ने मान लीजिए बी को बुलाया। अब बी से अलग अलग रास्ते पॉसिबल है, मान लीजिए दिस इज काइंड ऑफ ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, तो बी के बाद सी भी अंदर आ गया। अब सी से अलग अलग रास्ते पॉसिबल थे, ई पर भी जा सकते थे, एफ पर भी जा सकते थे, जी पर भी। इस केस में मान लीजिए वी हैव चूजन कि हम ई पे चलते हैं, ई पे चले गए सर, डे यू सी ई भी अंदर आ गया। अब ई से अलग अलग रास्ते पॉसिबल थे, जब तक वापस नहीं जाएंगे तब तक बैक ट्रैक नहीं करेंगे, जब तक ऑप्शन अवेलेबल है। तो इस भाई ने सोचा कि डी पे चलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, रैंडमली आगे बढ़ रहे हैं, तो ये हम डी पे आ गए। बट नाउ दे यू सी डी पे जाके आप समझोगे कि आगे जाने का रास्ता पॉसिबल नहीं है, तो अब यहाँ से आप बैक ट्रैक करोगे। क्या ई से और कोई रास्ता पॉसिबल है? ए बी सी डी ये सब तो ऑलरेडी ट्रैवर्स्ड है, तो अब एक ही चॉइस हमारे पास बची, वो बची एफ। तो डी हमने पॉप किया, ई अभी भी अंदर है और ई ने फर्दर कॉल किया एफ को, तो एफ अंदर आ गया और एफ से एक ही रास्ता आगे पॉसिबल नजर आ रहा है जी, तो एफ के बाद आएगा जी और उसके बाद बैक ट्रैकिंग शुरू होगी, है ना। तो जब वापस जाना शुरू करेंगे तो अब पॉप होना शुरू होगा, जी गया, एफ गया, सी गया, तो इसी रास्ते से जहां से आए थे वापस करते करते ये पर जाएंगे। तो अगर मैं आपको बताऊं कौन कब स्टार्ट हुआ और खत्म हुआ, ए हमने स्टार्ट किया 1 नंबर, फिर हम 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसे मार्क कर देता हूँ। 6 नंबर पे हमने इसे क्लोज किया, इससे और आपको अच्छा आइडिया समझ आएगा। फिर 7 नंबर पे इसको ओपन किया, 8 नंबर पे जी को ओपन किया, फिर 9 पे इसको क्लोज किया, 10 पे इसको क्लोज किया, देन 11 पे इसको क्लोज किया, फिर इसी रास्ते से वापस आए। 12 नंबर पे ये क्लोज हुआ, 13 एंड 14। इससे एकदम एग्जैक्ट रास्ता समझ आता है, यू नो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग नंबर से कि कौन कब ओपन हुआ और किस तरह से हमने ये पूरा का पूरा ग्राफ बनाया। सो दिस इज द एंटायर आइडिया ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च। सो आई थिंक इसका एक अप्रोच, एक आइडिया बेसिक आपको एकदम से क्लियर हुआ होगा। और जैसा मैं आपसे बोल रहा था, लुक एट दिस नाउ, क्या बोल रहा है? इनिशिएट करना रूट नोड से, एक्सप्लोर द नोड एंड रिकर्सिवली एक्सप्लोर। बोल रहा था रिकर्शन इधर काम आता है। बहुत सिंपल एल्गोरिथम लिखने की कोशिश की है। रिकर्सिवली एक्सप्लोर इट्स अनविजिटेड नेबरिंग नोड्स। बैक ट्रैक करना है कब? इफ द नेबरिंग नोड्स हैव बीन विजिटेड और देयर आर नो अनविजिटेड नोड्स। तो या तो बचे ही नहीं, या तो जो बचे ऑलरेडी ट्रेवर्स हैं वापस जाओ एंड कीप रिपीटिंग दिस अनलेस एंड अंटिल पूरा ग्राफ हमने यहाँ पे ट्रेवर्स कर लिया हो, है ना। तो दिस इज द आइडिया जिसका हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगेन अगर बात करें एडवांटेज की, रिलेटिवली इसमें थोड़ी मेमोरी एफिशिएंसी है, बिकॉज हम स्टैक इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार में एक ही रास्ता एक्सप्लोर कर रहे हो तो 4 रास्ते लेके नहीं चलते, तो वो थोड़ा सा इसके अंदर बेटर है। बट प्रॉब्लम क्या है? कंप्लीटनेस इसके अंदर गारंटीड नहीं है। इसका मतलब क्या है? डीएफएस मे बी ट्रैप्ड इन एन इनफाइनाइट लूप और इनफाइनाइट ब्रांच विदाउट रीचिंग टू गोल स्टेट इफ देयर एग्जिस्ट अ साइकिल। वैसा अगर आप जो ग्राफ का वेरिएंट हमने लिया अनवेटेड अनडायरेक्टेड, वहां तो नहीं फंसेगा, लेकिन दूसरे केस में फंस सकता है। और अगेन ऑप्टिमल सॉल्यूशन आंसर करने की भी एक गारंटी नहीं करता, बिकॉज ऑफ अगेन जो मैं आपसे एग्जांपल बोल रहा हूँ साइकिल वगैरह वाले केस में, है ना। तो कंप्लीट नहीं है, अगर साइकिल में फंस जाता है। ऑप्टिमैलिटी की भी गारंटी नहीं दे रहा, बिकॉज साइकिल का प्रॉब्लम है। एज फार एज कॉम्प्लेक्सिटी इज कंसर्न,
जब हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं, दिस इज ऑल्सो बी का पावर m, जब हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो दोनों का कॉम्प्लेक्सिटी लगभग लगभग सेम आता है. सो दिस इज अगेन बी का पावर m, वेयर बी इज द ब्रांचिंग फैक्टर. याद है ना कितने फंक्शन कॉल कर सकते हैं, एक्सक्यूज मी, और m और d इज लाइक द डेप्थ ऑफ द ग्राफ और द ट्री जो आप स्टडी कर रहे हैं. तो ये दो बेसिक आइडिया हमारे पास थे और दोनों ही एग्जाम्पल थे किसके, अनइन्फॉर्म्ड सर्च के. नाउ दिस इज लाइक लिमिटेड डेप्थ सर्च, है ना. तो ये BFS का ही एक एक्सटेंशन है, थोड़ा सा स्मार्ट केस है. एक लाइन में पूरी बात कंप्लीट करता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मुझे कहीं कहीं दिखा किसी किसी एग्जाम में, मैंने कहा डिस्कशन करता हूँ. तो दिस इज दैट वेरिएंट जहां पर कि आप देख रहे हो हर एज का कॉस्ट अलग अलग है. तो दिस इज नॉट लाइक कि मैं हर बार सिंगल कॉस्ट मान के चलूंगा. अब इसको आप कैसे ट्रैवर्स करोगे, तो आपको ट्रैवर्स तो करना है बट आपको कॉस्टिंग भी कंसीडर करना है. हाँ, तो दे यू सी स्टार्टिंग फ्रॉम ए, अब ए से दो रास्ते हैं विद अ कॉस्ट 1 विद अ कॉस्ट सी. तो ए तो पहले आएगा बट ए के बाद अगला नंबर आएगा बी का. सो दे यू सी ए के बाद अगला नंबर आए बी का. अब अगर मैं यहां से आगे जाता हूं तो 1 + 2 3 कॉस्ट इसका आ रहा है, इसका कॉस्ट 5 है, एंड 1 + 6 7 इसका आ रहा है. तो आई थिंक 3 वाला बेटर है. तो अगला हम ट्रैवर्स कर लेते हैं डी का. नाम के हिसाब से करेगा लिमिटेड डेप्थ सर्च, तो उसको पहले सर्च करेगा जिसका डेप्थ कम है. फिर आगे देखो 1 + 6 स्टिल इट इज 7 बट दिस इज 5. तो आई थिंक अभी सी का नंबर आना चाहिए, देयर यू सी. तो डी के बाद सी का नंबर आता है, फिर इसको ट्रैवर्स कर लिया. नाउ 5 + 1 is 6, 5 + 3 8, 5 + 4 9. तो 6 8 and 9 and 1 + 6 is 7. तो अगेन आई थिंक F बेटर है. तो यहाँ से जाके पहले F को एक्सप्लोर कर लेते हैं, एंड 8 और 9 में बेटर है 7. तो अगला नंबर आना चाहिए E का. सो दे यू सी E, एंड देन लास्ट में फाइनली 8 और 9 के बाद लिए आपको यहाँ पर मिलेगा G और H. तो दिस इज द आइडिया ऑफ लिमिटेड डेप्थ सर्च, है ना. तो गेम आपको समझ आ गया. इट इज लाइक अ ब्रेथ फर्स्ट सर्च, बट मैं डिस्टेंस 1 के हिसाब से नहीं लूंगा, और पहले ऑब्वियसली मैं उसको ट्रैवर्स करूंगा जिसका पाथ लेंथ कम है या कॉस्ट कम है, तब मैं दूसरे को ट्रैवर्स करूंगा. इस अप्रोच से काम करता है. अगर इंप्लीमेंटेशन की बात सोचनी है तो ऑब्वियसली यू कैन इंप्लीमेंट यूजिंग अ प्रायोरिटी क्यू, जहां पे वो पहले बाहर आएगा जिसका वैल्यू कम होता है. बहुत सारे केसेस में हम प्रायोरिटी क्यू यूज करते हैं. आप चाहो तो वीडियो एक मिनट पॉज करके देखना, बट आई डोंट थिंक ये रिलेटिवली इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको एल्गोरिथम एकदम रटना पड़े. एडवांटेज की बात करेंगे तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन गारंटी करेगा बिकॉज उसी के हिसाब से चल रहा है, और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिलेटिवली हाई होगी स्पेशली लार्ज केसेस में, बट स्टिल ये बेटर है कंपेयर टू BFS और DFS जिसमें टोटल हमें एक्सप्लोर करना पड़ता है, बिकॉज यहाँ तो हम स्पेसिफिक लिमिट के हिसाब से चलते हैं. अगेन ये जो फाइनल स्लाइड हमारी है कंप्लीट है. ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी हम यहाँ पे गारंटी कर रहे हैं. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लॉन्गर रन में अगेन इट में गो टू ऑर्डर ऑफ बी का पावर डी, जिसमें बी है हमारा ब्रांचिंग फैक्टर और डी है हमारा डेप्थ, है ना. एक्सक्यूज मी. तो बेसिक बात है. एक आखिरी वेरिएशन हम और मान सकते हैं जिसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल सर्च. एक तरह का कॉमन सेंस आइडिया है. इट इज लाइक कि यू नो थोड़ा मैं काम करूं थोड़ा गोल काम करे. मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. हालांकि 8th क्लास में 9th क्लास में डाउट पहले प्रूफ वाले क्वेश्चन आते थे, याद है. एक स्टेटमेंट आपके शायद 11th-12th में भी आते थे बोर्ड्स में कि एक स्टेटमेंट है उसको प्रूफ करो. तभी हो सकता है किसी का एग्जैक्ट प्रूफ आपको नहीं भी बताओ, बीच में थोड़ा कंफ्यूजन इक्वेशन में जाके उलझ जाता है ना. तो मैं क्या करता था, डेटा गिवन ब्ला 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 4 5 6 लाइन लिखी. अच्छा ये बोल थोड़ी रहा है कि प्रूफ होगा कि नहीं, वो तो सबको पता है प्रूफ होगा ही. तो नीचे जाके बड़ा बड़ा लिख दिया हेंस प्रूफ, 2-3 लाइनें फिर लिखी और यहाँ बीच में कहीं मिला दिया. आम तौर पे टीचर में इतना टाइम नहीं कि एकदम डिटेल में देखे. तो होता ये था कि कभी कभी अगर प्रूव करना नहीं भी आ रहा तब भी आपको नंबर मिल जाते थे. तो इसका अप्रोच क्या है, ये जो बी का पावर डी है ना, ब्रांचिंग फैक्टर को तो हम चेंज कर नहीं सकते कितनी ब्रांचेस निकल रही, लेकिन डेप्थ को चेंज कर सकते हैं. तो गेम क्या है, ये स्टार्टिंग नोड है, ये गोल नोड है. स्टार्टिंग से गोल पे जाना, तो हम कहते हैं काम करते हैं स्टार्टिंग से गोल की तरफ चलना शुरू करते हैं, बट उसी समय पे गोल से भी स्टार्टिंग की तरफ चलना शुरू करते हैं. होगा क्या, क्योंकि दोनों आधा आधा बढ़ेंगे तो डेप्थ डी रहेगी या d/2 हो जाएगी. सर डेप्थ d/2 हो जाएगी. अब टोटल कॉम्प्लेक्सिटी जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी ब्रांचिंग फैक्टर तो सेम है बट दिस विल बी b/2 एंड प्लस इधर से कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो b + d/2, और ये ऑब्वियसली सम होने के बाद भी b के पावर d से कम है. तो ये एक बेसिक आइडिया है जिसमें हम दोनों तरफ से साइमल्टेनियस 2 सेपरेट सर्च करते हैं एंड ट्राई करते हैं कि गोल से सोर्स और स्टार्टिंग स्टेशन से गोल की तरफ चलना शुरू कर, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट हो जाएं
है ना, वहाँ पे भी फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जैसे आपने देखा होगा टनल वगैरह माइन करते हैं तो सिर्फ एक तरफ से नहीं करते, दोनों तरफ से करते हैं और बीच में मिल जाते हैं। हालांकि यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि ये दोनों सर्च आपस में इंटरसेक्ट करें। अगर ये भाई कहीं और चला गया और आप कहीं और चले गए तो फिर आप दोनों घूमते रह जाओगे, ये कभी आपस में मैच नहीं करेगा। सो दिस इज द आइडिया ऑफ बाई डायरेक्शनल सर्च। एडवांटेज, एक्सप्लोरेशन फास्ट होगा क्योंकि इफेक्टिव है ब्रांचिंग फैक्टर, क्योंकि इतनी ज्यादा डेप्थ में आपको जाना नहीं पड़ेगा। एडिशनल ओवरहेड कि दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करें, सिंक्रोनाइज करें और मिल जाएं। और दूसरा मेमोरी रिक्वायरमेंट, क्योंकि दो पैरेलल काम आपको करने हैं तो रिलेटिवली मेमोरी रिक्वायरमेंट इसमें ज्यादा होगा। कंप्लीटनेस है, सॉल्यूशन है तो मिलेगा। ऑप्टिमल की भी ये गारंटी देगा। लेकिन कॉस्टिंग, जैसे जो पूरी लड़ाई थी, टाइम स्पेस स्पेस तो बढ़ेगा बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी b का पावर d/2, जो कि रिलेटिवली हमारे पास बेटर होगी, है ना। तो दिस इज द आइडिया और ये एक ओवरऑल कंपैरिजन है जिसमें आई थिंक ज्यादातर केसेस हमने कवर कर लिए। अगला नंबर अब हमारा आएगा किसका, इन्फॉर्म सर्च का। एंड बिफोर वी जंप इनटू दैट, अगेन एक लेवल के बाद जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हमें डिस्कस करना और आइडिया पे बात करनी है तो वी मस्ट गो विद द इन्फॉर्म सर्च। आजकल गूगल मैप्स है, जो भी चीज़ है, हमारे पास बहुत सारी ह्यूरिस्टिक इन्फॉर्मेशन रहती है। अगर हम उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ नहीं करेंगे तो ब्लाइंड एक्सप्लोरेशन जब हम करेंगे और हमें डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज है उसके बाद भी अगर ब्लाइंड एक्सप्लोरेशन करें तो हमारा टाइम, हमारा स्पेस, एफिशिएंसी सब कुछ बहुत ज़्यादा लगने वाला। तो उस केस में कोई सेंस बनता नहीं है कि आप अनइन्फॉर्म सर्च करो। तो वी हैव टू गो विद द ह्यूरिस्टिक मेथड, जहाँ पे अलग अलग अप्रोचेज, अलग अलग आइडियाज हो सकते हैं। अब इसमें हमारे पास बेस्ट फर्स्ट सर्च है, ए स्टार है, एओ स्टार एल्गोरिथम है, तो वन बाय वन उन सब पे भी डिस्कशन करते हैं। अभी भी आप में से 75% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।